देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा रचित उपन्यास एनिमल फार्म का दूसरा भाग लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। आज मैं आपको सुनाऊंगी चैप्टर 3 और 4। उन्होंने सूखी घास काटने के लिए खूब जमकर मेहनत की, खून पसीना एक कर दिया, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। सूखी घास की फसल उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक हुई थी। कई बार काम बहुत मुश्किल होता। औजार आदमियों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे, ना कि पशुओं के लिए। और उससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह थी कि कोई भी पशु ऐसा औजार इस्तेमाल नहीं कर पाता था जिनमें पिछली दो टांगों पर खड़े होने की जरूरत पड़ती। लेकिन सुअर इतने चतुर थे कि हर मुश्किल का कोई न कोई हल ढूंढ ही निकालते थे। जहां तक घोड़ों का सवाल था, वे खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। और सच तो ये था कि निराई कटाई में वे जोन्स और उसके नौकरों से भी ज्यादा माहिर थे। सुअर असल में कोई काम नहीं करते थे, लेकिन दूसरों को काम बताते या उनका काम देखते। अपने विशिष्ट ज्ञान के होते उनके लिए स्वाभाविक ही था कि वे नेतृत्व संभाल लेते। बॉक्सर और क्लोवर खुद को कटाई मशीन में लगा देते या घोड़ा गाड़ी में जोत लेते। इन दिनों चाबुक या कोड़ों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी और खेतों में गोल गोल घूमते हुए मढ़ाई करते। उनके पीछे पीछे एक सुअर चलता होता जो मौके के अनुसार और तेज कॉमरेड्स या शाबाश कॉमरेड्स की आवाजें निकालता रहता। छोटे से छोटा प्राणी भी सूखी घास काटने और बटोरने में लगा रहेगा। यहाँ तक कि मुर्गियां और बत्तखें भी तपती धूप में दिन भर चल चल कर कड़ी मेहनत करती और अपनी चोंच में घास के नन्हे नन्हे तिनके लाती और ले जाती। जब उन्होंने फसल की कटाई का काम खत्म किया तो उन्हें जोन्स और उसके नौकरों को आम तौर पर लगने वाले वक्त से 2 दिन कम लगे। इतना ही नहीं, बाड़े ने इतनी बड़ी फसल अब तक नहीं देखी थी। रत्ती भर भी बर्बादी नहीं हुई थी। मुर्गियों और बत्तखों ने अपनी तेज निगाहों से आखिरी तिनका तक बीन लिया था और किसी भी पशु ने मुट्ठी भर अनाज की भी चोरी नहीं की थी। पूरी गर्मियों के दौरान बाड़े का काम घड़ी की सुइयों की तरह चलता रहा। पशु खुश थे, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा संभव हो सकता है। अन्न के दाने दाने से उन्हें बेपनाह जुड़ाव महसूस हुआ। खुशी हो रही थी। अब ये सचमुच उनका खुद का अन्न था। इसे उन्होंने खुद और अपने लिए उगाया था। किसी ईर्ष्यालु मालिक ने उन्हें ये सेंत मेंत में नहीं दिया था। 2 कौड़ी के परजीवी आदमी के चले जाने के बाद उनके पास हरेक के खाने के लिए यह बहुत था। अब उनके पास फुर्सत भी ज्यादा थी। हालांकि जानवर इसके अनुभवी नहीं थे। उनके सामने कई तरह की तकलीफें आईं। उदाहरण के लिए, अगले बरस जब उन्होंने मकई की फसल काटी तो उन्हें इसकी मढ़ाई पुरातन तरीके से करनी पड़ी और भूसी निकालने की कोई मशीन नहीं थी। लेकिन सुअर अपनी अकलमंदी से और बॉक्सर अपनी गजब की ताकत से काम निकाल ही लेते। बॉक्सर सबकी आंखों का तारा था। वह जोन्स के वक्त में भी कठोर परिश्रमी था, लेकिन अब लगता था उसमें 3 घोड़ों की ताकत आ गई है। ऐसे भी दिन रहे जब पूरे बाड़े का सारा काम उसके मजबूत कंधों पर आ गया, ऐसा प्रतीत होता था। सुबह से रात तक वह खटता रहता, कभी धकेलता हुआ, कभी खींचता हुआ। वह हमेशा उसी जगह नजर आया जहां काम सबसे मुश्किल होता। उसने एक युवा मुर्गे से यह तय कर लिया था कि वह उसे सुबह औरों से आधा घंटा पहले जगा दिया करे। वह दिन का नियमित काम शुरू करने से पहले जहां कहीं भी ज्यादा जरूरी हो, स्वेच्छा से कुछ काम कर दिया करेगा। हर एक समस्या, हर एक बाधा के लिए उसका एक ही जवाब होता, मैं और अधिक परिश्रम करूंगा। इसे उसने अपने व्यक्तिगत लक्ष्य की तरह अपना लिया था। लेकिन हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करता। उदाहरण के लिए, मुर्गियों और बत्तखों ने फसल के दौरान इधर उधर बिखरे दाने बीन कर 5 किलो वजन मकई बचाई। किसी ने चोरी नहीं की। कोई भी अपनी खुराक पर भुनभुनाया नहीं। पुराने दिनों के झगड़े, चुगलखोरियां, जलना भुनना, इस जीवन की सारी सामान्य बातें अब आम तौर पर गायब हो चुकी थी। कोई भी काम से जी नहीं चुराता था। ये सच है कि मौली सुबह जल्दी उठने की आदी नहीं थी और इस आधार पर काम जल्दी छोड़कर आ जाती कि उसके सुम में कोई कंकड़ फंस गया है। इसके अलावा बिल्ली का व्यवहार कुछ अजीब सा था। जल्द ही ये पाया गया कि जब भी कोई काम करने को होता, बिल्ली कहीं नजर नहीं आती। वह लगातार कई घंटों के लिए गायब हो जाती और फिर खाने के वक्त या एकदम शाम को सारा काम निपट जाने के बाद ही नजर आती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वह एक से एक शानदार बहाने मारती।
वह इतने प्यार से घुरघुर करती कि उसकी साफ नीयत पर अविश्वास करना संभव न होता। बेचारा बेंजामिन गधा, बगावत के बाद भी गधा ही रहा। वह पहले की ही तरह, जैसा वह जोन्स के वक्त किया करता था, धीमे धीमे अड़ियल तरीके से अपना काम किए जाता। न कभी काम से जी चुराना और ना ही कभी अतिरिक्त काम के लिए स्वेच्छा से आगे आना। वह बगावत और उसके परिणामों के बारे में कोई राय जाहिर नहीं करता। ये पूछे जाने पर कि क्या अब वह जोन्स के चले जाने से पहले से ज्यादा खुश है, वह कहता, केवल गधे ही लंबे समय तक जीते हैं। आज तक आप में से किसी ने मरा हुआ गधा नहीं देखा होगा और दूसरे को इसके इस गोलमाल उत्तर से संतुष्ट रह जाना पड़ता। रविवार के दिन कोई काम नहीं करता। नाश्ता सामान्य दिनों की तुलना में 1 घंटा देर से मिलता और नाश्ते के बाद एक उत्सव होता। यह उत्सव हर हफ्ते बिना नागा मनाया जाता। सबसे पहले झंडा फहराया जाता। स्नोबॉल को औजार घर से मिसेस जोन्स का एक पुराना हरे रंग का मेजपोश मिल गया था। उसने उस पर एक सुम और एक सींग सफेद रंग से पेंट कर दिया था। इसे फार्म हाउस के बगीचे में हर रविवार की सुबह ध्वज झंडे पर चढ़ाया जाता। स्नोबॉल ने स्पष्ट किया कि झंडा इसलिए हरा है क्योंकि ये इंग्लैंड के हरे भरे खेतों का प्रतीक है, जबकि सुम और सींग पशुओं के उस भावी गणतंत्र की ओर इशारा करते हैं जब मनुष्य जाति को पूरी तरह खदेड़ दिया जाएगा। झंडा फहराने के बाद सभी पशु बड़े बखार में मार्च करते हुए जाते और आम सभा के लिए इकट्ठा होते। उसे बैठक कहा जाता। यहाँ अगले सप्ताह के कामों की योजना बनाई जाती, संकल्प सामने रखे जाते और उन पर बहस होती। हमेशा सुअर ही संकल्प सामने रखते। पशु वोट देना तो सीख गए थे, लेकिन अपनी तरफ से कोई संकल्प रखने की बात कभी नहीं सोच पाए। स्नोबॉल और नेपोलियन बहसों में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, लेकिन ये पाया गया कि वे दोनों कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते। उनमें से कोई एक भी सुझाव रखता, दूसरा हर हाल में उसका विरोध करता। यहाँ तक कि जब यह संकल्प किया गया कि फ्लोद्यान के पीछे एक छोटा सा बाड़ा उन पशुओं के आराम घर के लिए अलग रख छोड़ा जाए जो काम करने की उम्र पार कर चुके हैं, ये एक ऐसी चीज थी जिस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता था। लेकिन इस बात पर धुआंधार बहस हो गई कि पशुओं के प्रत्येक जाति के लिए सेवानिवृत्ति की सही उम्र क्या रखी जाए। बैठकें हमेशा इंग्लैंड के पशु गीत के साथ समाप्त होती। दोपहर का समय मनोरंजन के लिए रखा जाता। सुअरों ने 7 सामान के कमरे को अपने लिए मुख्यालय के रूप में चुन लिया। वहां शाम के वक्त वे बढ़ईगिरी, लोहारगिरी और दूसरी जरूरी कलाओं का अध्ययन उन किताबों से करते जो फार्म हाउस से उठा लाए थे। स्नोबॉल खुद को दूसरे पशुओं को संगठित करने में उलझाए रखता। इन्हें वह पशु समिति कहा करते। वह इस काम में बिना थके जुटा रहता। उसने मुर्गियों के लिए अंडा उत्पादन समिति, इसका उद्देश्य चूहों और खरगोशों को पालतू बनाना था, भेड़ों के लिए ध्वल ऊन आंदोलन और इस तरह की कई समितियां बनाई। इसके अलावा उसने पढ़ने लिखने की कक्षाएं चलाई। कुल मिलाकर ये परियोजनाएं टाएं टाएं फिस हो गईं। उदाहरण के लिए जंगली जीव जंतुओं को पालतू बनाने की कोशिश तो उसी समय ही चूं बोल गई। वे पहले ही की तरह बर्ताव करते रहे और जब उनसे उदारता से पेश आया गया तो उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। बिल्ली पुनर्शिक्षा समिति में शामिल हो गई। कुछ दिन तो वह इसमें बहुत उत्साहित रही। एक दिन वह छत पर बैठी गौरैया से बातें कर रही थी। बिल्ली के पहुंच से जरा बाहर थी। वे उन्हें बता रही थी कि सभी पशु पक्षी अब मित्र हैं और कोई भी गौरैया उसके पंजे पर आकर बैठ सकती है। लेकिन गौरैयों ने अपनी दूरी बनाए रखी। अलबत्ता पढ़ने लिखने की कक्षाएं खूब सफल रहीं। शरद ऋतु के आते आते बाड़े का हर पशु कुछ हद तक साक्षर हो चुका था। सुअर तो पहले से ही धड़ल्ले से पढ़ और लिख सकते थे। कुत्तों ने काफी हद तक पढ़ना सीख लिया, लेकिन वे 7 धर्मादेशों के अलावा कुछ भी पढ़ने या सीखने के लिए इच्छुक नहीं थे। मुरियल बकरी कुत्तों से थोड़ा बेहतर पढ़ लेती और कई बार शाम के वक्त कचरे के ढेर में से मिली अखबार की कतरनों को पढ़कर दूसरों को सुनाती। बेंजामिन सुअरों की ही तरह से पढ़ लेता था, लेकिन उसने कभी इसके लिए दिमाग नहीं खपाया। उसका कहना था, जहां तक वह जानता है कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। क्लोवर ने पूरी वर्णमाला सीख ली, लेकिन वह अक्षरों को एक साथ नहीं रख पाती थी। बॉक्सर ई से आगे नहीं पढ़ पाया। वह अपने विशाल सुम से धूल में अ आ ई उकेरता और फिर कान खड़े करके उन अक्षरों को घूरता रहता। कभी कभी अपने भाल के हिलाता, अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाकर याद करने की कोशिश करता कि इसके बाद क्या आता है, लेकिन कभी सफल ना हो पाता। कई बार तो उसने हमेशा उ ए तक याद कर लिया, लेकिन जब तक इन अक्षरों को जान पाता, हमेशा यही पता चलता वह
आ, ई भी भूल चुका है। आखिरकार उसने तय कर लिया कि वह अपने पहले 4 अक्षरों से ही संतुष्ट रहेगा। वह अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए दिन में 1-2 बार लिख लेता। मौली ने अपने खुद के नाम के अक्षरों के अलावा कुछ भी सीखने से इनकार कर दिया। वह कुछ टहनियां लेकर बहुत सफाई से अपने नाम के अक्षर बनाती और फिर उन्हें फूलों से सजाती। तब वह आत्ममुग्धा सी इसके चारों तरफ चक्कर काटती रहती। बाकी पशुओं में कोई भी अक्षर से आगे नहीं पहुंचा। यह भी देखा गया कि भोंदू किस्म के प्राणी जैसे भेड़ें, मुर्गियां और बतखें ये 7 धर्मादेश भी कंठस्थ नहीं कर पाए थे। बहुत सोचने विचारने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की कि देखा जाए तो इन 7 धर्मादेशों को एक अकेले सूत्र वाक्य में पिरोया जा सकता है। इन्हें इस तरह घटाया जा सकता है: 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें खराब। उसका कहना था कि इसमें पशुवाद का आवश्यक सिद्धांत आ गया है। जो भी इसे अच्छी तरह ग्रहण कर लेगा वह आदमियों के प्रभाव से बचा रहेगा। शुरू शुरू में पक्षियों ने इस पर आपत्ति की, क्योंकि उन्हें ये लगा कि उनकी भी 2 ही टांगे हैं। लेकिन स्नोबॉल ने सिद्ध कर दिया कि ऐसा नहीं है। कॉमरेड्स, उसने बताया, चिड़िया के पर फड़फड़ाने वाले यानी शरीर को आगे ले जाने वाले अंग हैं, ना कि स्वार्थ साधने के अंग। इसलिए परों को पैर माना जाना चाहिए। आदमी की सबसे खास निशानी उसके हाथ है। इन्हीं के साथ वह दुनिया भर का छल कपट करता है। चिड़ियों को स्नोबॉल की भारी भरकम शब्दावली समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उसकी व्याख्या स्वीकार कर ली। सभी छोटे निरीह प्राणियों ने नए सूत्र वाक्य को रटना शुरू कर दिया। 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे खराब को बखार की आखिरी दीवार पर 7 धर्मादेश के ऊपर बड़े अक्षरों में खुदवा दिया गया। एक बार उसे कंठस्थ कर लेने के बाद भेड़ों ने इस सूत्र वाक्य के लिए खासा प्रेम दिखाया। वे अक्सर खेतों में लेटे लेटे अचानक में म्याने लगती। 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे खराब। 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे खराब। इसे वे घंटों अलापती रहती, कभी भी उकताती नहीं थी। नेपोलियन को स्नोबॉल की समितियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका कहना था कि छोटों की पढ़ाई बड़े हो चुके प्राणियों के लिए कुछ करने की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। हुआ ये कि जेसी और ब्लूबेल दोनों ने सूखी घास की फसल के तुरंत बाद पिल्ले जने। दोनों ने कुल मिलाकर 9 तगड़े पिल्लों को जन्म दिया। उनका दूध छुड़ाए जाते ही नेपोलियन ने उन्हें उनकी माओ से कहते हुए ले गया कि वह उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाएगा। वह उन्हें उठाकर एक टांड पर ले गया। इस पर साज सामान के कमरे में एक सीढ़ी द्वारा ही चढ़ा जा सकता था। उसने उन्हें वहां इतना एकांत में रखा कि बाड़े के बाकी लोग जल्द ही उनके अस्तित्व के बारे में भूल गए। दूध कहाँ गायब हो जाता है, इसके रहस्य से भी जल्दी ही पर्दा उठ गया। इसे रोज सुअरों की सानी में मिलाया जाता था। मौसम के शुरू के सेब अब पकने लगे थे। फलोद्यान की घास अपने आप गिरने वाली सेबों से पटी पड़ी थी। सभी पशु ये मानकर चल रहे थे कि वास्तव में ये सेब सब में बराबर बांट दिए जाएंगे। अलबत्ता एक दिन एक आदेश जारी किया गया कि नीचे गिरे सेब इकट्ठा करके सात सामान वाले कमरे में सुअरों के इस्तेमाल के लिए लाए जाने हैं। इस पर कुछ पशु भुनभुनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी सुअर, यहाँ तक कि स्नोबॉल और नेपोलियन भी इस मुद्दे पर पूरी तरह सहमत थे। स्क्वीलर को दूसरों के सामने आवश्यक व्याख्या करने की दृष्टि से भेजा गया। कॉमरेड्स, वह चिल्लाया, मेरा ख्याल है आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम सुअर लोग ये सब स्वार्थ और सुविधा की भावना से कर रहे हैं। हम में से तो कई को तो दरअसल दूध और सेब पसंद ही नहीं है। मैं खुद इन्हें नापसंद करता हूँ। इन चीजों को लेने के लिए हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपनी सेहत बनाए रख सकें। दूध और सेबों में सूअरों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी माने जाने वाले सभी तत्व मौजूद हैं। इस बात को विज्ञान ने सिद्ध किया है, कॉमरेड। हम सूअर लोग दिमाग से काम करने वाले जीव हैं। इस पूरे बाड़ी की व्यवस्था और संगठन हम पर निर्भर करता है। हम दिन रात आप लोगों के लिए सिर खपाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि हम सुअर लोग अपने कर्तव्य में असफल हो जाएं तो क्या गजब हो जाएगा? जोन्स वापस आ जाएगा। हाँ, जोन्स वापस आ जाएगा, ये तय है कॉमरेड्स। स्क्वीलर बिल्कुल चिरौरी करते हुए चिल्लाया। वह दाएं बाएं फुदकने लगा। उसकी पूंछ तेजी से हिलने लगी। निश्चित ही आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि जोन्स वापस आए। अब अगर कोई बात थी जिस पर पशुओं में पूरी सहमति थी, तो यही थी कि कोई भी जोन्स की वापसी नहीं चाहता था। उन्हें पूरी बात इस आलोक में समझाई गई तो उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। सूअरों को अच्छी सेहत में रहने की महत्वता एकदम स्पष्ट हो चुकी थी।
इसलिए यही तय हुआ कि और बहस किए बिना दूध और नीचे गिरे हुए सेब और पक जाने पर सेबों की मुख्य फसल भी सिर्फ सुअरों के लिए आरक्षित रखी जाए। चैप्टर 4। गर्मियों के बीतते बीतते बाड़े में हुई घटना का समाचार देश के आधे भाग तक फैल चुका था। हर दिन स्नोबॉल और नेपोलियन कबूतरों के झुंडों को उड़ान पर भेजते। उन्हें हिदायत थी कि वे पास पड़ोस के बाड़ों में पशुओं से मिले जुलें और उन्हें बगावत की कहानी सुनाएं। उन्हें इंग्लैंड के पशु की धुन सिखाएं। मिस्टर जोन्स अपना अधिकतर समय विलिंगडन में रेड लॉयन की मधुशाला में बैठे हुए गुजारता। उसे जो भी श्रोता मिलता उसी के सामने में दुखड़ा रोने लगता कि किस तरह कुछ निकम्मे पशुओं ने झुंड बनाकर उसकी संपत्ति को हड़प लिया है। उसके साथ भारी अन्याय हुआ है। दूसरे किसान शुरू शुरू में उससे सैद्धांतिक रूप में सहानुभूति रखते रहे, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आए। उनमें से प्रत्येक मन ही मन लड्डू फोड़ रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जॉन्स के दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य में बदल डालें। सौभाग्य से पशु बाड़े के दोनों तरफ के बाड़ों के मालिकों में कभी पटती नहीं थी। इनमें से एक बाड़े का नाम फॉक्सवुड था। यह लंबा चौड़ा उपेक्षित पुराने टाइप का फॉर्म था, जहां तहां झाड़ खंखार उगे हुए थे। चरागाहों में कुछ उगता नहीं था और बाड़े दयनीय हालत में थे। इस बाड़े के मालिक का नाम विल्किंगटन था। वह आराम पसंद भलमानस किसान था। अपना ज्यादातर वक्त मौसम के हिसाब से मछली मारने या शिकार करने में गुजारता था। दूसरा बाड़ा पिंचफील्ड कहलाता था। वह बाड़ा छोटा और साफ सुथरा था। फ्रेडरिक नाम का इसका मालिक कठोर और धूर्त आदमी था। हमेशा मुकदमेबाजी में उलझा रहता। उसके बारे में मशहूर था कि वह मुश्किल से मुश्किल सौदे पटा लेता है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख सुहाते नहीं थे। आपस में इतना अधिक चिढ़ते थे कि बेशक अपने ही हित में हो, किसी समझौते पर पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल था। इसके बावजूद दोनों मैनर फार्म में हुई बगावत से डरे हुए थे। उन्हें चिंता लगी हुई थी कि कहीं उनके पशु भी इसके बारे में ज्यादा कुछ न जान लें। शुरू में तो उन्होंने इस विचार को ही हंसी में उड़ाने की कोशिश की कि पशु अपने आप बाड़ा कैसे चला सकते हैं। उनका कहना था कि पूरा मामला पखवाड़े भर में निपट जाएगा। उन्होंने ये खबर उड़ाई कि मैनर फार्म में वे इसे मैनर फार्म कहने पर ही जोर देते रहे। वे पशु बाड़ा या एनिमल फार्म नाम को कैसे बर्दाश्त करते। दरअसल पशु आपस में ही लड़ मर रहे हैं। वे बहुत तेजी से भुखमरी की हालत में आ गए हैं। जब वक्त गुजरा और पाया गया कि पशु भूख से नहीं मरे हैं, तो फ्रेडरिक और विल्किंगटन ने अपना राग बदल दिया और अब पशु बाड़े में पनप रही भयानक चरित्रहीनता और दुष्टता की बातें करने लगे। उन्होंने खबर उड़ाई कि वहां जानवर आपसे में एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं, लाल गर्म सलाखों से एक दूसरे को दाग रहे हैं और उनकी मादाएं कॉमन है। सब उनका मिलजुल कर उपभोग कर रहे हैं। फ्रेडरिक और विल्किंगटन का कहना था कि प्रकृति के नियम के खिलाफ बगावत करने का यही नतीजा सामने आया है। अलबत्ता इन कहानियों पर कभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं किया गया। एक अद्भुत बाड़ा है जहां से आदमियों को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया गया है और पशु अपनी सारी व्यवस्थाएं खुद कर रहे हैं। इसकी अफवाहें अस्पष्ट और विकृत रूप से प्रचारित होती नहीं। पूरे साल तक बगावत की लहर देश के दूर दराज के इलाकों में बहती रही। सांड, जिन्हें हमेशा से विनम्र समझा जाता था, अचानक बिगड़ैल हो गए। भेड़ों ने बाड़े तोड़ डाले और घास की फसल खोद डाली। गायों ने लात मारकर बाल्टियां उलट दी। शिकार पर जाते घोड़ों ने अपने सवारों की बात मानने से ही इनकार कर दिया और उल्टे उन्हें ही उछालकर परे फेंक दिया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इंग्लैंड के पशु की धुन और यहाँ तक कि गीत के बोल भी हर जगह सबकी जबान पर चढ़े हुए थे। ये सब अजब की गति से चारों तरफ पहुंचे थे। जब मनुष्य लोग इस गीत को सुनते तो वे अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते थे। हालांकि बाहर से यही जतलाते कि यह सब बकवास है। वे कहते कि ये बात वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पशु कैसे इस घृणित तुकबंदी को गाने की जुर्रत कर रहे हैं। यदि कोई पशु इसे गाता पाया जाता तो उसे तुरंत कोड़ों से पीट कर धुन दिया जाता। इसके बावजूद गीत दबाए नहीं दब रहा था। कस्तूरा पक्षी झाड़ियों में छुप कर इसे कूकते। कबूतरों ने इसे चिराबिल पेड़ों पर गुटर गूं करके गाया। ये लोहार के यहाँ शोरगुल में जा मिला और गिरजा घर की घंटियों की गूंज का हिस्सा बन गया। और जब आदमियों ने इसे सुना तो थर्रा कर रह गए। इसमें उन्हें अपनी कयामत की भविष्यवाणी सुनाई दे रही थी। अक्टूबर के शुरू में जब मकई की फसल काट कर खलिहान में पहुंचाई जा चुकी थी और उसमें से कुछ के दाने भी निकाले जा चुके थे, कबूतरों का एक झुंड हवा में पंख फड़फड़ाते हुए आया। ये झुंड पशु बाड़े में बहुत अधिक उत्तेजना में पहुंचा।
जोन्स और उसके सभी नौकर चाकर फॉक्सवुड और पिंचफील्ड के 6 आदमियों के साथ 5 सलाखों वाले गेट तक आ पहुंचे थे और बाड़े की तरफ आने वाली कच्ची सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। जोन्स के सिवाय वे सब के सब हाथों में लाठियां लिए हुए थे। जोन्स हाथों में बंदूक थामे आगे आगे चल रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वे बाड़े पर फिर से कब्जा करने की नीयत से हमला करने आए थे। इसकी आशंका बहुत पहले ही की जा चुकी थी। सब तैयारियां पूरी कर ली गई थी। स्नोबॉल, जिसने फार्म हाउस में पड़ी एक पुरानी किताब में से जूलियस सीजर की मुहिमों का अध्ययन कर रखा था, इस समय सुरक्षात्मक हमले का इंचार्ज था। उसने फटाफट आदेश दिए और 2 ही मिनटों में सभी पशु अपनी अपनी जगह पर थे। जैसे ही आदमी लोग फार्म हाउस के पास पहुंचे, स्नोबॉल ने पहला हमला बोल दिया। सभी कबूतर, जिनकी संख्या 35 थी, आदमियों के सिरों के ऊपर उड़ानें भरने लगीं और हवा में से ही उनके सिरों पर बीट करने लगीं। आदमी जब तक इनसे निपटते, झाड़ियों के पीछे छुपे बैठे हंसों ने अचानक हमला कर दिया और उनकी पिंडलियों पर चोंचे मारने लगी। अलबत्ता ये हल्की किस्म की मुठभेड़ वाली झड़प थी, जिसका मकसद अव्यवस्था फैलाना था। आदमियों ने आसानी से हंसों को लाठियों से दूर हाँक दिया। स्नोबॉल ने तब दूसरी पंक्ति का हमला बोला। मुरियल, बेंजामिन और सभी भेड़ें तथा इन सब के आगे स्नोबॉल खुद आगे की तरफ तेजी से बढ़े। उन्होंने चारों तरफ से आदमियों को धकियाया और टक्करें मारी। तब तक बेंजामिन घूमा और अपने छोटे छोटे खुरों से उन पर दुलत्तियां झाड़ने लगे। लेकिन एक बार फिर आदमी अपनी लाठियों से और गुलमेखों जड़े जूतों से भारी पड़ने लगे। तभी स्नोबॉल की चीत्कार सुनकर, जो मैदान छोड़ने का संकेत था, सभी जानवर पीछे मुड़े और दरवाजे में से अहाते की ओर भाग गए। आदमियों ने विजय का सिंहनाद किया। उन्होंने देखा कि उनकी कल्पना के अनुरूप उनके दुश्मनों के छक्के छूट गए थे। वे उनके पीछे पीछे अफरा तफरी में भागे और यही स्नोबॉल चाहता था। जैसे ही वे अहाते के भीतर पहुंचे, तीनों घोड़े, तीनों गायें और बाकी सुअर, जो तबेले में घात लगाकर छुपे बैठे थे, अचानक आदमियों के पीछे से आए और उन्हें घेर लिया। तब स्नोबॉल ने हमला बोलने का इशारा किया। वह खुद जोन्स की तरफ लपका। जोन्स ने उसे देखा, अपनी बंदूक उठाई और फायर कर दिया। गोलियां स्नोबॉल की पीठ को खरोंचती, खूनी लकीरें बनाती हुई निकल गईं और एक भेड़ उसकी जद में आकर मर गई। एक पल के लिए भी रुके बिना स्नोबॉल अपने पूरे वजन के साथ जोन्स की टांगों से जा भिड़ा। जोन्स गोबर की एक ढेरी पर गिर पड़ा। बंदूक उसके हाथ से छिटक गई। लेकिन सबसे ज्यादा थर्राने वाला दृश्य बॉक्सर का था। वह अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा, लोहे की नालें जड़ें अपने विशाल सुमों से सांड की तरह वार कर रहा था। उसका पहला ही आघात फॉक्सवुड के घुड़साल में काम करने वाले छोकरे के सिर पर लगा और वह कीचड़ में निर्जीव होकर गिर पड़ा। ये देखते ही कई आदमियों ने अपनी लाठियां छोड़ दी और भागने की कोशिश करने लगे। उनमें भगदड़ मच गई और अगले ही पल सभी पशु मिल गए और अहाते में चारों तरफ दौड़ने लगे। उनके सींग भोंके गए, दुलत्तियां मारी गईं, काटा गया और उनके पैरों तले उन्हें रौंदा गया। बाड़े में कोई भी ऐसा पशु नहीं था जिसने अपने तरीके से उनसे बदला ना चुकाया हो। यहाँ तक कि बिल्ली भी अचानक एक छत से एक ग्वाले के कंधे पर कूदी और अपने पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए। वह ग्वाला भयंकर रूप से चिल्लाया। एक पल के लिए जब बाहर जाने का रास्ता साफ दिखा, तो आदमी सर पर पांव रखकर अहाते से भागे और भागते भागते बड़ी सड़क तक तेजी से पहुंच गए। और इस तरह अपने हमले के 5 मिनट के भीतर ही वे उसी तरह शर्मनाक तरीके से मैदान छोड़ते नजर आए। उनके पीछे हंसों का झुंड फुफकारता और उनकी पिंडलियों पर चोंचे मारता दौड़ रहा था। एक आदमी को छोड़कर सब वापस जा चुके थे। पीछे अहाते में बॉक्सर अपने सुमों पर टाप रहा था। वह कीचड़ में औंधे पड़े घुड़साल वाले चोकरे को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। लड़का बिल्कुल हिला डुला नहीं। ये मर चुका है, बॉक्सर ने दुखी होते हुए कहा। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं भूल गया था कि मैंने नालें लगा रखी हैं। कौन विश्वास करेगा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है? भावुक होने की जरूरत नहीं है, कॉमरेड, स्नोबॉल चिल्लाया। उसके जख्मों में अभी भी खून रिस रहा था। युद्ध युद्ध ही होता है। अच्छा आदमी केवल वही है जो मर चुका है। किसी की, यहाँ तक मनुष्य की भी जान लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। बॉक्सर ने अपनी बात दोहराई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मौली कहाँ है? किसी ने आश्चर्य व्यक्त किया। मौली दरअसल गायब थी। एक पल के लिए तो संकट की स्थिति आ गई। ये भय व्याप्त गया कि कहीं आदमियों ने उसे कोई नुकसान न पहुंचाया हो या उसे अपने साथ न ले गए हों।
लेकिन आखिर में वह अपने थान में छुपी हुई पाई गई। उसने नाद में घास के बीच अपना मुंह छुपा रखा था। जैसे ही बंदूक की गोली चली थी, वह भागकर यहाँ आ गई थी। और जब सब उसे खोजने के बाद वापस पहुंचे, तो पाया गया कि घुड़साल वाला छोकरा दरअसल केवल सन्न हुआ था, होश आते ही फूट लिया। अब पशु चरम उत्तेजना में फिर से जमा हुए। हर कोई दूसरों से ऊंची आवाज में लड़ाई में अपनी खुद की बहादुरी के किस्से बखान करने लगा। तत्काल ही विजय के उपलक्ष्य में बिना किसी तैयारी के एक उत्सव मना लिया गया। ध्वजारोहण किया गया और कई बार इंग्लैंड के पशु गीत गाया गया। तब मारी गई भेड़ का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उसकी समाधि पर कंटीली घास का एक पौधा लगाया गया। समाधि के पास ही स्नोबॉल ने संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि जरूरत पड़ने पर सभी पशु अपने बाड़े के लिए मरने के लिए तैयार रहें। पशुओं ने एक सैन्य अलंकरण पशु वीर उत्तम कोटि शुरू करने का निर्णय बहुमत से ले लिया, और वहीं और तभी ये अलंकरण स्नोबॉल और बॉक्सर को प्रदान किए गए। इसमें एक पीतल का पदक था। ये घोड़ों के पुराने पदक थे जो साज सामान के कमरे में मिल गए थे। इसे रविवार और छुट्टी के दिन धारण किया जाना था। एक और अलंकरण पशु वीर मध्यम कोटि भी बनाया गया, जो मरणोपरांत मृतक भेड़ को प्रदान किया गया। इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि आखिर इस लड़ाई को क्या नाम दिया जाए। आखिर में इसे तबेले की लड़ाई नाम दिया गया, क्योंकि यही वह जगह थी जहां से घात लगाकर हमला किया गया था। मिस्टर जोन्स की बंदूक कीचड़ में पड़ी मिल गई थी। यह भी पता चला कि फार्म हाउस में गोलियों का भंडार रखा है। ये फैसला किया गया कि इस बंदूक को झंडे के चबूतरे के पास अस्त्र शस्त्र की तरह सजा कर रखा जाए। इसे साल में 2 बार चलाया जाए। एक बार 12 अक्टूबर को तबेले की लड़ाई की वर्षगांठ पर, और दूसरी बार 24 जून को अर्थात बगावत की वर्षगांठ पर। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है चैप्टर 4, और इसी के साथ हमारी आज की मुलाकात भी। मैं आगे की कहानी लेकर जल्द ही आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, अपना स्नेह हमें देते रहिए। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी, और आप सुन रही हैं बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।